भाई ये पार्ट 6 है। इसके पहले वाले पार्ट्स आप चैनल पर देख सकते हैं। ड्रैकुला के बोन्यार्ड कैसल में योद्धा अपनी टीमों के लिए दूसरे योद्धाओं की भर्ती कर रहे होते हैं। कुछ स्क्वाड्स को एजिलिटी टाइप योद्धा चाहिए होते हैं तो कुछ को ग्रीन कोर योद्धा, और क्वालिफाई करने के लिए सबको 5 फिन योद्धा होना जरूरी है। जब आंग और लू कैसल पहुंचते हैं तो एंट्रेंस पर मौजूद योद्धा उन्हें नोटिस करते हैं। वो आंग को 4 फिन योद्धा और लू को 1 फिन योद्धा बताते हुए पूछते हैं कि वो कहां से आए हैं। कुछ अंदाजा लगाते हैं कि वो बहुत बेताब होंगे। एक मजाक उड़ाता है कि ये जवान जोड़ा शायद रास्ता भटक गया है, जबकि दूसरा दावा करता है कि उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो साफ तौर पर परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। लगता है इन लोगों ने हमारी जोड़ी को कम करके आका है। योद्धाओं का एक ग्रुप वहां आता है और उनमें से एक आंग का मजाक उड़ाता है, ये सोचकर कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाया है, लेकिन हमारी जोड़ी उन्हें नजरअंदाज कर देती है। ड्रैकुला के बोन्यार्ड कैसल में दाखिल होने के इरादे पर अड़िग रहते हुए हमारी लड़की लगातार हो रही इस बेइज्जती से थोड़ी चिढ़ जाती है, लेकिन आंग उससे कहता है कि वो इन बेवकूफों की बकवास पर अपनी एनर्जी बर्बाद न करे। पता चलता है कि जिसने उनका मजाक उड़ाया वो उथर है, ओला, सिटी के मीर परिवार का यंग मास्टर। योद्धाओं को उम्मीद नहीं थी कि उथर एक 6 फिन योद्धा के साथ एलिमेंटल क्रिस्टल की तलाश में कैसल आएगा। कहा जाता है कि ये 6 फिन योद्धा मीर परिवार द्वारा भर्ती किए गए टॉप फाइटर्स में से एक है। पास खड़ा कोई कहता है कि उसने हायरिंग बोर्ड पर उसकी जानकारी देखी थी, उसकी दमदार ताकत और मीर परिवार से उसके कनेक्शन का जिक्र करते हुए। वो ये भी कहते हैं कि इस योद्धा के पास पहले से ही एक एलिमेंटल क्रिस्टल है और उसने काफी एलिमेंटल पावर हासिल कर ली है, इसलिए उन्हें भरोसा है कि इस बार उथर कामयाब होगा। उथर खुद को ओला, एक एलेवल शहर के मीर परिवार का यंग मास्टर बताते हुए अपना परिचय देता है। वो शेखी बघारता है कि हर कोई उसके परिवार को जानता है, जो शहर की सबसे बड़ी वॉरियर गिल्ड है। वो आगे लू से कहता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक ग्रीन कोर है और उसे अपनी पर्सनल हीलर बनने का मौका देने की पेशकश करता है, बदले में उदारता का वादा करते हुए। जाहिर है हमारी जोड़ी उसे नजरअंदाज कर देती है, जिससे वो कमीना चिढ़ जाता है कि वो सिर्फ इसलिए उसके इर्द गिर्द नहीं जमा हो रहे क्योंकि वो एक बड़े परिवार से है। वो सोचता है कि उन्हें शायद मीर परिवार के बारे में पता ही नहीं है। भाई खुद पर बहुत ज्यादा फिदा है और लू का सब्र जवाब दे जाता है क्योंकि उसे काफी बर्दाश्त हो चुका होता है, ये मांग करते हुए कि किसने उथर को उससे इस तरह बात करने की इजाजत दी। उथर शेखी बघारना और उसे बेइज्जत करना जारी रखता है, जिससे लड़की और भी गुस्से में आ जाती है। वो कमीना फिर अपनी साइड चिक को परे धकेल देता है, हमारी लड़की को सबक सिखाने के लिए तैयार होते हुए। भले ही लू उसका सामना करने लायक इतनी ताकतवर नहीं है, वो पीछे हटने से इनकार कर देती है। उसके घमंड से बिफरी हुई वो लड़ने की तैयारी कर लेती है। उथर उस पर हमला करता है, कहते हुए कि वो उसे सबक सिखाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो वार कर पाए, आंग उसे रोकने के लिए बीच में आ जाता है। उथर उसे रास्ते से हटने को कहता है और धमकी देता है कि अगर वो नहीं हटा तो उससे भी निपट लेगा। आंग उस कमीने को याद दिलाता है कि लड़ाई किसने शुरू की थी और चेतावनी देता है कि हंगामा खड़ा करने से उसके परिवार की इज्जत पर आंच आ सकती है। वो सुझाव देता है कि उथर दोबारा सोचे क्योंकि अगर उसने सीन क्रिएट किया तो गार्ड्स उसे अंदर जाने से मना कर सकते हैं। जाहिर है ये घमंडी कमीना पीछे हटने से इनकार कर देता है। उसके साथ आया 6 फिन योद्धा आगे आता है और आंग की बात से सहमति जताता है। वो कहता है कि यहाँ मौजूद सारे योद्धा ताकतवर हैं और हंगामा खड़ा करना सबके लिए बुरा दिखेगा। वो उथर को सलाह देता है कि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, कैसल के अंदर जाते ही कुछ भी हो सकता है। खैर हमें पता चल जाता है कि ये कमीने क्या प्लान बना रहे हैं। उथर अनिच्छा से पीछे हट जाता है, कहते हुए कि वो कमजोर विरोधियों पर वक्त बर्बाद नहीं करेगा, फिर आगे बढ़ जाता है। 6 फिन योद्धा उसके पीछे पीछे चलता है। अपनी अर्थ एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए वो आंग पर छोटे छोटे पत्थर फेंकता है, जिन्हें हमारा लड़का हवा में आसानी से पकड़ लेता है। कुछ अजीब महसूस करते हुए लड़की पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है। आंग जवाब देता है बस एक छोटी सी परेशानी है, मच्छरों से निपटने जैसी, और सुझाव देता है कि वो टेस्ट जारी रखें। 6 फिन योद्धा हैरान है कि इस लड़के ने उसके छिपे हुए अटैक को इतनी आसानी से कैसे ब्लॉक कर दिया। भले ही वो तेज था, इससे आंग के हाथों को चोट लगनी चाहिए थी। योद्धा उथर से कहता है कि उन्हें एलिमेंटल क्रिस्टल के लिए अपने टॉप दावेदारों पर दोबारा सोचना चाहिए। चूंकि आंग एक आम 4 फिन योद्धा से कहीं ज्यादा ताकतवर दिख रहा है, वो मानता है कि वो लड़के की ताकत का पूरा अंदाजा नहीं लगा पा रहा। उन्हें सीधे टकराव से बचना चाहिए और पहले आंग और लू दोनों को खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन रेट टेस्ट के दौरान आंग को चीफ
51% और लू को 42% स्कोर मिलता है। लू पूछती है कि क्या वो पास हो गए, क्योंकि कोई न्यूनतम रिक्वायरमेंट नहीं है। आंग को याद आता है कि लू की रेट पहले 39% हुआ करती थी और अब वो न सिर्फ एक फिन योद्धा बन गई है बल्कि 42% तक सुधार भी कर लिया है, जो एक बड़ी तरक्की है। टेस्ट लेने वाली औरत नोट करती है कि इनमें से एक 4 फिन योद्धा है और दूसरी एक फिन योद्धा। फिर पूछती है कि वो बोन्यार्ड कैसल में एलिमेंटल क्रिस्टल के लिए क्यों जाना चाहते हैं, जबकि अंदर के डेमंस कम से कम 3 फिन जितने ताकतवर हैं। वो उनके फैसले पर सवाल उठाती है। आंग समझाता है कि लू उनके स्क्वाड की मेडिक है और वो खुद एक बेहद फुर्तीला योद्धा है, इसलिए वो खुद का बचाव कर सकते हैं। जाहिर है लू को सिर्फ मेडिक कहे जाने पर तनी हुई नजर आती है। औरत बताती है कि 5 फिन से नीचे का कोई भी योद्धा आज तक इस कैसल में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया, जिससे ये रिकॉर्ड पर सबसे निचले लेवल की एंट्री बन जाएगी। वो उन्हें याद दिलाती है कि एलिमेंटल क्रिस्टल सिर्फ एक खास डेमन के पास ही मिलता है और आमतौर पर एक वक्त पर सिर्फ एक ही सामने आता है। एक बार उसका शिकार हो जाने के बाद दूसरे को सामने आने में काफी वक्त लगता है। वो ये भी चेतावनी देती है कि उन्हें सिर्फ डेमन्स ही नहीं बल्कि ज्यादा ताकतवर योद्धाओं का भी सामना करना पड़ेगा और उनकी जान को खतरा रहेगा। वो पूछती है कि क्या वो फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आंग हामी भरता है, कहते हुए कि उनका मकसद सिर्फ जिंदा रहने से कहीं बढ़कर है और चेतावनी के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वो उन्हें अंदर जाने देती है। लू को वो अफवाहें याद आती है कि इस कैसल में घुसने वाले हर 10 में से 9 लोग कभी वापस नहीं आए। वो मानती है कि वो डरी हुई है, लेकिन उसके साथ होने से उसे एक हैरान करने वाली शांति और भरोसा महसूस होता है और इसी के साथ वो दोनों ड्रैकुला के बोन्यार्ड कैसल में कदम रखते हैं और डेमन से छिप जाते हैं। लू देखती है कि ये जगह डेमन से भरी पड़ी है। आंग समझाता है कि पहले ये डॉन सिटी जैसा एक बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन डेमन इन्वेजन के बाद इसे छोड़ दिया गया और ये एक जंग का मैदान बन गया। मुख्य कैसल और आसपास का इलाका अब डेमन्स के कब्जे में है और अब वहाँ कोई नहीं रहता। लोग बस इसे इसका अतीत भुलाने के लिए कैसल कहते हैं। अब तक लू इस बात से हैरान है कि उसे इतनी सारी चीजें कैसे पता है, लेकिन आंग अपने ज्ञान को छोटा दिखाते हुए कहता है कि उसने बस बचपन में कुछ किस्से सुने थे। वो खड़ा होता है और उस खास डेमन और उसके एलिमेंटल क्रिस्टल की तलाश शुरू करने का फैसला करता है। ऐसा करते हुए उन्हें हर हाल में लड़ाइयों से बचना होगा। अचानक लू को एक धमाका दिखता है और वो सोचती है कि कुछ योद्धा बुरी तरह लड़ रहे हैं। वो पूछती है कि क्या उन्हें मदद करनी चाहिए, लेकिन आंग मना कर देता है। जब तक वो कैसल में है उससे दूर रहना ही बेहतर है। चूंकि वो हीलियोस में पली बढ़ी है, उसे शायद बाहर के खतरों का अंदाजा नहीं है। वो उसे चेतावनी देता है कि एंट्रेंस पर मिले योद्धा लालची और चालबाज है, इसलिए उसे अपनी नेक दिली अपने तक ही रखनी चाहिए। अचानक आंग देखता है कि एक डेमन लू की तरफ दौड़ा चला रहा है, लेकिन वो फौरन उसे खींचकर सुरक्षित जगह ले आता है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। डेमन हैरान है कि आंग ने उसके अटैक पर रिएक्ट कैसे किया। आखिरकार उसके वाटर अटैक्स बिना आवाज और बिना गंध के होते हैं, जिन्हें भांपना मुमकिन ही नहीं होना चाहिए। आंग को एहसास होता है कि ये एक 5 फिन डेमन है जो साइलेंट वाटर और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उन पर घात लगाकर हमला कर रहा है। लू सोचती है कि अगर हमारे लड़के ने फौरन एक्शन न लिया होता तो उसे चोट लग जाती। फिर वो इस कमीने से निपटने का फैसला करता है, कहते हुए कि उन्हें दूसरे डेमन्स या योद्धाओं का ध्यान नहीं खींचना चाहिए और लड़ाई जल्दी खत्म करनी चाहिए। लू सहमत हो जाती है और कोई गलती न करने या उस पर बोझ न बनने की चाहत रखते हुए डेमन सवाल करता है कि क्या वो वाकई सोचते हैं कि वो उसे हरा सकते हैं। ये नोट करते हुए कि वो एक 4 फिन और एक फिन योद्धा है और हैरान होता है कि उन्होंने उसे कैसे कम करके आका। फिर वो गायब हो जाता है और कूदकर उन पर कीलों की बरसात कर देता है। आंग इसे एक एरिया अटैक समझता है और लू से पास आने को कहता है। वो एक सुरक्षा कवच बनाता है जो कीलों को रोक लेता है, जिससे वो फिर से घमंड दिखा पाता है। उसे हमारी जोड़ी के इर्द गिर्द वुड और मेटल का मिश्रण नजर आता है। इससे उसे हैरानी होती है कि क्या ये एलिमेंटल पावर है। वो इस बात से उलझन में है कि ये लड़का 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को कैसे कंट्रोल कर सकता है, जबकि इंसान योद्धाओं के पास एलिमेंटल पावर तभी हो सकती है जब वो 5 फिन या उससे ऊपर हो। आंग डेमन पर हमला करता है और डेमन चेतावनी देता है कि वो आंग को छेद देगा। डेमन जमीन से कीले निकालकर हमला करता है। आंग अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करके करीब आता है और पूछता है कि क्या डेमन हैरान हुआ। डेमन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो बस एक मजाक था और भले ही आंग ने वाटर इस्तेमाल किया हो, वो अब भी डेमन की फुर्ती और वाटर के कॉम्बो के सामने कुछ नहीं है। लेकिन हमारा लड़का ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। वो फौरन लू को इशारा करता है जो डेमन के पीछे खड़ी होती
होती है। वो डेमन को लात मारती है और आंग अपनी तलवार उसमें घूम देता है। साथ मिलकर वो डेमन को हरा देते हैं। आंग को उनकी टीम वर्क पर गर्व महसूस होता है, जिसकी वजह से उन्हें वाटर कोर हासिल होता है। लू कोर उठा लेती है और एक फिन योद्धा होते हुए भी 4 फिन के ब्लू कोर पर दावा करती है। आंग अपनी तलवार डेमन की छाती से खींचकर निकालता है और लू की फुर्ती की तारीफ करता है। वो अपने आम अंदाज में कहती है कि उसका पूरा परिवार मार्शल आर्ट्स में माहिर है और उसकी मूव्स तो बस बेसिक तकनीकें थी। आंग तलवार कंधे पर रखता है और उससे कहता है कि उन्हें तेजी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उनकी लड़ाई ने शायद आसपास के और डेमन्स और योद्धाओं का ध्यान खींच लिया है। जैसे ही आंग चलना शुरू करता है, लू उसके गाल पर एक छोटा सा कट देखती है। वो इसकी तरफ इशारा करती है और सुझाव देती है कि वो कोई सुरक्षित जगह ढूंढे ताकि वो इसे ठीक कर सके। आंग आंखें बंद करके अपने गाल को छूता है और मुस्कुराता है। वो कहता है कि ये कुछ खास नहीं, बस एक छोटी सी दुर्घटना है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। लू गंभीर हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि उन्होंने ये तय किया था कि उसकी हीलिंग वही संभालेगी। चाहे घाव कितना भी बड़ा या छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उसे ठीक नहीं कर सकती तो उसका होना बेमानी है। आंग उसकी जिद का सम्मान करते हुए मान जाता है। वो बहस न करने का फैसला करता है और उससे अपना गाल ठीक करने को कहता है। तभी कोई उनकी तरफ दौड़ा चला आता है। लू अपने दोस्त से झुक जाने को कहती है और उन्हें पता चलता है कि ये उथर का बॉडीगार्ड है। जैसे ही वो कमीना नीचे गिरता है, लड़की उछलकर दूर हट जाती है, जबकि हमारा लड़का बिना किसी परेशानी के उस वार को ब्लॉक कर लेता है। वो आदमी और ज्यादा दबाव डालने के लिए अपनी कुल्हाड़ी के ब्लेड पर पैर रखता है, लेकिन इससे हमारे लड़के पर कोई असर नहीं पड़ता। अब तक वो कमीना समझ चुका है कि आंग सिर्फ एक 4 फिन योद्धा नहीं है, उसमें इससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल है। रही बात इस आई पैच वाले कमीने की, वो एक 6 फिन रेड कोर योद्धा और अर्थ का मास्टर है। लू हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एक तरह का हरा धागा उसके शरीर को ढक लेता है। पता चलता है कि ये उथर की टीम की नर्स है, जो अपने 3 फिन ग्रीन कोर का इस्तेमाल करके लू को लकवाग्रस्त कर देती है। हमारी लड़की अपने पार्टनर पर इतनी ध्यान केंद्रित थी कि उसे ये आता हुआ नजर ही नहीं आया। नर्स आंग के पास आती है और वो पूछता है कि वो उस पर हमला क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने बिगड़े लीडर की रक्षा करनी चाहिए। तभी बात करते करते ही उथर आ जाता है, प्रोटागोनिस्ट का मजाक उड़ाते हुए कि वो अपनी औरत के सामने कमजोर न दिखने के लिए सख्त बने रहने का नाटक कर रहा है। हमारे लड़के की साइड चिक कहलाने से लू हैरान रह जाती है, शर्मा भी जाती है और गुस्सा भी आ जाता है। उथर आगे आकर नर्स के पिछवाड़े पर थप्पड़ मारता है, उससे कहते हुए कि शहर वापस जाने पर वो उसे इनाम देगा। वो नरमी से लू की ठोड़ी पकड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वो अपने आदमी को मरते देखने के बाद उसके साथ खेलेगा। लू कुछ नहीं कर पाती, भले ही उसका गुस्सा भड़क चुका है। वो लकवाग्रस्त है और हिल नहीं सकती। वो कमीना फिर प्रोटागोनिस्ट का मजाक उड़ाता है, उसे 4 फिन कचरा कहते हुए और लू को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हुए। आंग के शरीर पर एक बैंगनी आभा चमकने लगती है। जितनी बकवास वो सह सकता था सह चुका। लू को नुकसान पहुंचाने की धमकी आखिरी हद थी। वो गुस्से में आकर उथर की तरफ छलांग लगाता है। उसका बॉडीगार्ड उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है, लेकिन आंग उसकी कुल्हाड़ी को ब्लॉक कर देता है और अपनी तलवार के एक वार से उसे पीछे उड़ा देता है। बॉडीगार्ड के मन में ढेरों सवाल उठते हैं, क्योंकि आंग फायर एलिमेंट को माहिर की तरह कंट्रोल कर रहा है और हैरानी की बात, वो वुड को भी मैनिपुलेट करता है। धुएं में से तीखी टहनियां निकलती है, सीधे उसकी तरफ बढ़ते हुए। वो अपनी गर्दन झुकाकर बचता है, लेकिन फिर भी उसकी गर्दन पर एक छोटा सा घाव लग ही जाता है। वो आंग की 2 एलिमेंट संभालने की काबिलियत से प्रभावित है और जानना चाहता है कि वो इन्हें कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। बॉडीगार्ड आंग से राज उगलवाने के लिए अपना अल्टीमेट अटैक इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, लेकिन साये में से एक 5 फिन ब्लू कोर डेमन बॉडीगार्ड की कुल्हाड़ी का हैंडल पकड़ लेता है और जोर से दहाड़ता है। बॉडीगार्ड को खतरा नजर आता है और वो मुड़ता है। इस अचानक आमद से उलझन में पड़ जाता है। बॉडीगार्ड अपनी बड़ी कुल्हाड़ी एक हाथ से थामे रहता है। जैसे जैसे डेमन धीरे धीरे करीब आता है, वो पसीने से तरबतर है और उलझन में है कि उसे डेमन की मौजूदगी का एहसास पास आने तक क्यों नहीं हुआ। वो जल्दी से कुल्हाड़ी छोड़ देता है और कुछ मीटर पीछे हटकर अपना हाथ जमीन पर रखता है। जैसे ही वो रुकता है, उसे एहसास होता है कि ये डेमन 5 फिन वाला है। डेमन चुपचाप कुल्हाड़ी पकड़े रहता है, फिर अपना ब्लू कोर एक्टिवेट कर देता है। वाटर का इस्तेमाल करते हुए वो बिजली की रफ्तार से उस पर झपटता है, कुल्हाड़ी को हवा में तैरता छोड़कर। बॉडीगार्ड सन्न खड़ा डेमन को अपनी तरफ रफ्तार से आते देखता रहता है। उसे एहसास होता है कि
कि डेमन वाटर को कंट्रोल कर सकता है और तैयार हो जाता है। एक पल में डेमन उसके सामने आ जाता है, अपने तीखे पंजों से वार करते हुए। योद्धा फौरन रिएक्ट करता है, पीछे हटते हुए और डेमन के वार को ब्लॉक करते हुए। वो अपना सिर घुमाकर देखता है कि आंग उसे देख रहा है। वो जोर देकर कहता है कि हमारा लड़का फिलहाल अपने मतभेद भुला दे और डेमन को हराने में उसकी मदद करे। आंग बस मुस्कुराता है, पूछते हुए कि उसे क्यों नहीं समझ आ रहा कि डेमन सिर्फ उसी पर हमला कर रहा है। तभी उस कमीने को एहसास होता है कि असल में आंग ही इसे कंट्रोल कर रहा है। डेमन उठता है और अपनी वाटर पावर से तीखे बर्फ के नुकीले टुकड़े छोड़ता है। वो झुककर अपना स्टोन एलिमेंट एक्टिवेट कर देता है। जमीन से चट्टाने और पत्थर की टहनियां निकलती है, एक दीवार बनाते हुए जो बर्फ के टुकड़ों को रोक लेती है। डेमन के वार उस पत्थर की दीवार को पार नहीं कर पाते। आंग बॉडीगार्ड के बचाव से प्रभावित होकर देखता है। वो कहता है कि ये योद्धा वाकई माहिर है और ये साफ है कि एक ताकतवर परिवार ने उसे क्यों भर्ती किया। वो कमीना फिर अपनी कुल्हाड़ी को बुलाता है, जिसमें से चट्टाने गिरकर उसे हल्का बना देती है। कुल्हाड़ी चमकने लगती है और आसमान में घूमने लगती है। वो कुल्हाड़ी डेमन पर फेंकता है, लेकिन डेमन आसानी से बच जाता है। वो डेमन की तरफ दौड़ता है, लेकिन जमीन से एक टहनी निकलकर उसकी टांग के इर्द गिर्द लिपट जाती है। उलझन में वो नीचे देखता है और पाता है कि ये हमारे लड़के द्वारा कंट्रोल की जा रही एक वुड एलिमेंट की टहनी है जो उसके पैर के चारों तरफ लिपटी है। डेमन उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाकर अपने पंजे तैयार करते हुए आगे झपटता है, लेकिन वो कमीना अपनी कुल्हाड़ी से ब्लॉक कर लेता है। वार इतना तेज होता है कि जमीन में दरार पड़ जाती है। उसके मुंह से खून टपकने लगता है। 5 फिन डेमन से निपटना असल में कोई समस्या नहीं थी। वो बड़ी मुसीबत में इसलिए है क्योंकि आंग सरप्राइज अटैक की रणनीति बनाने के लिए वहाँ मौजूद है। इसी बीच उथर नर्स को डेमन से लड़ने के लिए धकेलता है। वो हिचकिचाती है, कहते हुए कि वो बस एक हीलर है और उसे लू पर नजर रखनी है। जैसे ही वो बहस करते हैं, लू अपना ग्रीन कोर एक्टिवेट कर देती है, ये देखकर कि वो अपना हाथ हिला सकती है। इसी बीच उथर नर्स को आगे जाने पर मजबूर करता है, कहते हुए कि मिशन फेल हो रहा है और उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। नर्स अपने सीनियर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लू अचानक कहीं से आकर उसे चाकू से घूंप देती है। नर्स हिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो लकवाग्रस्त है। वो लड़की से पूछती है कि वो कैसे आजाद हुई। लू एक ग्रीन कोर हीलर होने के नाते कहती है कि उसे हीलिंग और रिकवरी सिस्टम अच्छे से पता है। नर्स आंखें बंद करते हुए ये एहसास करते हुए कि लू सच में रिकवरी में बहुत अच्छी है, बेहोश हो जाती है। लू चाकू निकालते हुए उथर से कहती है कि नर्स की जिंदगी उसी पर निर्भर करती है, क्योंकि उसने किसी अहम जगह पर वार नहीं किया। जाहिर है ये नाकारा अमीरजादा गुस्से में आ जाता है। वो जानना चाहता है कि उसने चुपके से हमला करने की हिम्मत कैसे की, उसे एक फिन योद्धा कहकर ताना मारते हुए। लू आगे बढ़कर देखती है कि उथर की सांस बुरी तरह फूल रही है और वो अनुभवी नहीं दिखता। वो उससे कहती है कि उसमें लड़ाई का अनुभव नहीं है और वो सिर्फ अपने परिवार के रुतबे की वजह से जबरदस्ती 5 कोर योद्धा बनाया गया है। वो खून का प्यासा लगती है जब कहती है कि उस जैसे लोग योद्धाओं की इस मिट्टी में मिला देते हैं। उथर गुस्से में आकर उसे और बेइज्जत करता है, कहते हुए कि उसके पिता ने सालों और पैसे लगाकर तकलीफदेह तरीकों से उसे 5 कोर योद्धा बनाया है। आंग और लू ने उसका प्लान बिगाड़ दिया। इस बात पर वो और भड़क जाता है। जैसे ही बॉडीगार्ड और डेमन लड़ते रहते हैं, उथर उसे चिल्लाकर कहता है कि वो आकर उसे इस लड़की से बचाए। आंग अपना वुड एलिमेंट एक्टिवेट करता है, बॉडीगार्ड पर हमला करने के लिए टहनियां भेजते हुए। वो बचता है, लेकिन उसके चेहरे पर छोटे छोटे कट लग जाते हैं, खून बहने लगता है। उथर बॉडीगार्ड से कहता है कि वो लू का ख्याल रखे क्योंकि उसका सब्र खत्म हो रहा है। बॉडीगार्ड जवाब देता है, उसे कचरा कहते हुए और हार मान लेने को कहते हुए। वो उथर को बेकार बताता है, कहते हुए कि वो एक फिनलेस डेमन तक से नहीं लड़ सकता। उथर का चेहरा बदल जाता है जैसे ही वो उंगली उठाकर कांपता है, गुस्से में कि इस योद्धा जैसा कचरा किसी इतने अहम इंसान की बेइज्जती करे। लाओ बॉडीगार्ड बीच में आकर उससे बकवास बंद करने को कहता है, उसके परिवार की इस और पैसे पर निर्भर रहने का मजाक उड़ाते हुए। शुरुआत में उलझन में उथर गुस्से में आ जाता है और अपना ब्लू कोर एक्टिवेट करके लू का आक्रामक तरीके से सामना करता है। वो चाकू निकालता है, लेकिन लू अपना ग्रीन कोर एक्टिवेट करके तेजी से उसके पीछे प्रकट होती है, उसकी बगल में वार करते हुए। उथर पलटकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लू फौरन बच जाती है, जिससे वो चिल्लाते हुए अपनी एनर्जी चार्ज करने लगता है। तभी लू उसकी आंखों में देखती है, ये समझते हुए कि उसने कभी अपनी एनर्जी कंट्रोल करना सीखा ही नहीं और अगर उसने वो सारी एनर्जी छोड़ दी तो इसके नतीजे
नतीजे बहुत भारी होंगे। प्रोफेसर की चेतावनी याद करते हुए कि योद्धा अपने कोर पर से कंट्रोल खो सकते हैं, लू मुस्कुराती है, ये सोचकर कि उथर जैसे इंसान के लिए यही एक सही अंजाम है। वो अपनी ताकत इकट्ठा करती है और उसकी तरफ दौड़ती है, लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार होते हुए। वो अपना ग्रीन कोर एक्टिवेट करती है और उसका शरीर एक मजबूत एनर्जी बबल से घिर जाता है। वो तेजी से उथर की तरफ बढ़ती है, जो अपने शरीर पर से कंट्रोल खोने लगा है। वो गुस्से से लू को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे यहाँ लड़ाई शुरू करने नहीं आना चाहिए था। अचानक वो लू तक पहुँच जाता है। वो अपना चाकू घुमाता है, लेकिन वो ठीक वक्त पर बच जाती है। हताश होकर वो अपने ब्लू कोर से एनर्जी अपने खंजर में ट्रांसफर करता है, जिससे वो चमकने लगता है। वो एक भयंकर नजरों से उसे घूरना शुरू कर देता है और वार पर वार करने लगता है। लड़की अपने चाकू से उसके वार ब्लॉक करती है और पीछे हटती है। उथर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक ग्रीन कोर योद्धा होने के नाते वो उसकी ब्लू कोर एजिलिटी टाइप की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती। भले ही लू के पास ग्रीन कोर है, वो आसानी से उथर के वार से बच जाती है। उसके गाल पर एक छोटा सा कट लग जाता है, लेकिन वो फौरन एक मौका ढूंढ लेती है। वो अपने ग्रीन कोर की एनर्जी को अपने चाकू के इर्द गिर्द इस्तेमाल करती है, उसके करीब जाकर उसकी छाती पर वार करती है, जिससे वो पीछे उड़ जाता है। वो उथर पर फिर से वार करती है, अपनी सटीक चालों से उसके शरीर को परे धकेलते हुए। उथर अपने ब्लू कोर की एनर्जी से घिरा हुआ है और उससे कहता है कि उसे कम न आंके, क्योंकि वो मीर परिवार का मास्टर उथर है। जो कोई भी उसके परिवार का मजाक उड़ाता है वो मरने लायक है। वो अपने एक हाथ में चाकू लिए खड़ा होता है और दूसरा हाथ आसमान की तरफ फैलाकर चिल्लाता है। उसका शरीर अस्थिर नीली ऊर्जा से चमकने लगता है और वो गुस्से से भर जाता है। लू देखती है कि उथर कंट्रोल खो रहा है और उसकी एनर्जी बिजली की लहरों में बदलकर आसपास की हर चीज पर वार करने लगती है। एक बिजली का झटका उस जगह के पास गिरता है जहां आंग, बॉडीगार्ड और डेमन खड़े होते हैं। आंग खतरा भांपकर अपना रेड कोर एक्टिवेट करता है और उथर की तरफ दौड़ पड़ता है। उथर का ब्लू कोर फट जाता है, जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना देता है। लू अपने माथे को ढाल लेती है, सुरक्षा कवच को थामे महसूस करते हुए, लेकिन धुआं छंटने के बाद वो किसी को उसकी तारीफ करते हुए सुनती है कि उसने एक 5 कोर योद्धा की सुरक्षा को तोड़ दिया। वो आंखें खोलती है और देखती है कि आंग उसके सामने एक वुड एलिमेंट शील्ड थामे खड़ा है। वो मुस्कुराते हुए उसे शाबाशी देता है। लू उठकर बैठती है और आंग से कहती है कि उथर एक 5 फिन योद्धा के लिए इतना ताकतवर नहीं था और वो कमजोर था। उथर उसकी काबिलियत के आगे नहीं टिक पाया क्योंकि उसके पास लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। वो उसके जख्मों को नोटिस करता है और उससे जल्दी ठीक होने को कहता है। लू हैरान होकर अपने छोटे छोटे कट्स चेक करती है जो उसने पहले नोटिस ही नहीं किए थे। आंग उसकी बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ करता रहता है। लड़की उसकी तरफ देखती है और शर्मा जाती है। वो चाहती है कि वो उसके बारे में बात करना बंद कर दे। फिर वो पूछती है कि क्या उसने बॉडीगार्ड के साथ लड़ाई खत्म कर ली। जब लू खड़ी होती है, दोनों उस तरफ देखते हैं जहां बॉडीगार्ड है। आंग उसे बताता है कि जिस डेमन को वो कंट्रोल कर रहा था वो धमाके में खत्म हो चुका है। तभी बॉडीगार्ड धूल में से निकलकर उनकी तरफ आने लगता है। वो कहता है कि उसका यंग मास्टर मर चुका है और अगर वो मीर परिवार छोड़ता है तो उसे वॉरियर किलर्स नाम के किराए के हत्यारे शिकार करेंगे। वो समझाता है कि ये हत्यारे लालच से चलने वाले एक गुप्त गुट का हिस्सा है और उनमें से एक 7 कोर योद्धा है। वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता है और आंग और लू की तरफ देखते हुए उन्हें ताकतवर बताता है, लेकिन हैरान होता है कि किसी वजह से उनके कोर्स इतने निचले लेवल के क्यों हैं। आंग मुस्कुराता है, ये सोचकर कि अब लड़ने का कोई मतलब नहीं है। उसे एहसास होता है कि बॉडीगार्ड को सिर्फ किसी ऐसे इंसान की हिफाजत करनी थी जो पहले ही मर चुका है, इसलिए अब उसके पास लड़ने की कोई वजह नहीं। बॉडीगार्ड आंग को घूरते हुए उसकी ताकत और बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। हमारा लड़का फिर से मुस्कुराते हुए कहता है कि वो बस कुछ खास एबिलिटीज वाला एक 4 कोर योद्धा है। बॉडीगार्ड सोचता है कि आंग शायद एक जीनियस योद्धा है क्योंकि उसके पास ऐसे स्किल्स हैं जो आम योद्धाओं के पास नहीं होते। चूंकि लड़का पहले ही एलिमेंटल पावर्स में माहिर हो चुका है तो वो एलिमेंटल क्रिस्टल्स की तलाश में कैसल क्यों आया। आंग इस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये किसी का काम नहीं
नहीं, अंदर ही अंदर आंग इस आदमी की बात से सहमत है। उसका असली प्लान ये देखना था कि क्या क्रिस्टल योद्धाओं को सारे पांचों एलिमेंट्स एक साथ इस्तेमाल करने की ताकत दे सकता है। वो मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ को एक में मिलाना चाहता है। आंग नीचे देखता है और मजबूत बनने के बारे में सोचता है। वो देशा को बचाना चाहता है और जानता है कि वो नए खतरों के खिलाफ सिर्फ अपनी डेमोनिक पावर्स पर निर्भर नहीं रह सकता। बॉडीगार्ड हमारी जोड़ी की तरफ पीठ करता है, अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता है और उनसे जल्दी निकल जाने को कहता है, क्योंकि उथर की सेल्फ डिस्ट्रक्शन और डेमंस या योद्धाओं को आकर्षित करेगी। वो कहता है कि हर किसी के लिए अपनी जान बचाना बेहतर है। वो उन्हें शुभकामनाएं देता है और चला जाता है। जोड़ी उसे जाते हुए देखती रहती है और खामोश रहती है। कुछ घंटों बाद जोड़ी डेमन के निशान का पीछा करती है। वो कई डेमन से लड़ते हैं, लेकिन आंग उन्हें आसानी से हरा देता है। रात के वक्त वो कैंपफायर के इर्द गिर्द बैठे योद्धाओं से मिलते हैं। हमारा लड़का बड़ी सहजता से सबसे दोस्ती कर लेता है, जिससे लू हैरान रह जाती है। बाद में वो एक पुल पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। लू स्लीपिंग बैग में घुस जाती है, जबकि आंग दीवार के सहारे बैठ जाता है। वो नोटिस करती है कि वो कितना शांत है और उसके अनुभव के बारे में पूछती है। आंग बताता है कि उसे बस चीजें संभालना आता है। लू नींद में और उलझन में उसे छेड़ते हुए कहती है कि वो किसी अंकल जैसा बर्ताव करता है। आंग मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा हो सकता है, फिर गुड नाइट कहता है। अगली सुबह वो एक लड़ाई की आवाज से जाग जाते हैं। आंग दीवार में बने एक नए छेद की तरफ देखता है और लू कहती है कि ये किसी लड़ाई की आवाज लग रही है। वो एलिमेंटल डेमन से आ रही उथल पुथल भरी एनर्जी को भांपते हुए निकलने की तैयारी करते हैं। वो पुल से कूद जाते हैं, अपने कोर्स एक्टिवेट करते हैं और तेजी से नीचे उतरते हैं। लू पूछती है कि वो इतना उत्साहित क्यों दिख रहा है। खैर, जाहिर है वो उत्साहित है। आखिरकार ये एलिमेंटल डेमन एक ऐसी प्रजाति है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। भले ही उसने अपने पिछले जन्म में कई डेमन से लड़ाई की थी, ये एलिमेंटल डेमन उसे बहुत दिलचस्प लगता है। वो कैसल की तरफ दौड़ पड़ता है, दूसरों से पहले उसे हराने के लिए तैयार होते हुए। दोनों भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो उसे मिस मत करना। जाने से पहले इस वीडियो पर लाइक्स की बारिश कर दो और इस वीडियो को हाइप भी कर दो। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लो, ताकि अगला धमाका सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।